हेलो दोस्तों, वन नाइट प्रेप में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रोसेस। ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोसेस एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पर प्लेसमेंट और कॉलेज एग्जाम्स में बहुत सारे सवाल आते हैं, तो इसको ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले देखते हैं प्रोसेस होता क्या। प्रोसेस की डेफिनेशन है अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन का मतलब जैसे आपने एक C++ का कोड लिखा, आपने उसको सेव कर दिया। सपोज आपने हेलो वर्ल्ड का एक सिंपल सा प्रोग्राम लिखा और उसको सेव कर दिया helloworld.cpp। अब ये जो है एक प्रोग्राम है, क्योंकि अभी रन नहीं हो रहा, आपने बस इसको सेव कर दिया, ये सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर हो गया। अब ये प्रोसेस नहीं बना, सिर्फ प्रोग्राम है। ये प्रोसेस कब बनेगा? जब आप इसको उठाओगे और इसको एग्जीक्यूट करोगे। आप रन कमांड करते हो, exe फाइल एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बनती है और फिर वो रन होती है। तो उस जब वैसा होता है तो उसको हम कहते हैं प्रोसेस। अदरवाइज अगर वो फाइल पड़ी हुई है तो उसको हम सिर्फ प्रोग्राम कहेंगे। अब प्रोसेस के अलग अलग स्टेट्स होते हैं कि वो जैसे अब आपकी मेमोरी में फाइल पड़ी है, सेकेंडरी मेमोरी में, तो वो एग्जीक्यूट नहीं हो रही, अभी बस एक पड़ी है वो फाइल। जब आप उसको रन करोगे तो वो एग्जीक्यूशन में आएगी। हो सकता है वो आपका जो प्रोग्राम है कोई फाइल रीड कर रहा हो या फाइल कोई ओपन कर रहा हो। जैसे आप फाइल हैंडलिंग वाले प्रोग्राम्स लिखते हो तो उसमें हो सकता है वो फाइल रीड करे, उनको एडिट करे, कुछ भी करे। तो उस केस में वो क्या करेगा? वेटिंग स्टेट में चला जाएगा, फिर वो वापस रन होगा, एग्जीक्यूट होगा, और जब वो पूरा एग्जीक्यूट हो जाएगा तो उसके बाद वो टर्मिनेट हो जाएगा। ये थोड़ी एग्जीक्यूट होता रहेगा, वो एक पॉइंट के बाद टर्मिनेट हो जाता है। तो वैसा ही कुछ होती है प्रोसेस की स्टेट्स। अब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहला होता है न्यू। न्यू मतलब आपने एक प्रोग्राम बनाया है, अभी प्रोसेस नहीं बना, प्रोग्राम, यानी कि वो सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर्ड है, अभी वो रनिंग स्टेट में या रेडी स्टेट में नहीं आया, वो बस पड़ा हुआ है। तो उसको हम कहते हैं न्यू स्टेट। आपने कोई भी एक नया प्रोग्राम बनाया, वो सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर्ड होता है। जब आप उसको एग्जीक्यूट करना चाहते हो तो आप ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या कहते हो? एक एग्जीक्यूशन कमांड रन करते हो उस प्रोग्राम पे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? उसको अब रेडी स्टेट में लाता है रेडी स्टेट में लाता है। तो रेडी स्टेट का मतलब क्या है कि अब आपका जो प्रोग्राम था वो प्रोसेस बनने के लिए रेडी है, रन होने के लिए रेडी है, तो वो रेडी स्टेट में आ जाता है। रेडी स्टेट न्यू से रेडी स्टेट में कौन लाता है? लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। हमारे पास 3 टाइप के शेड्यूलर्स होते हैं जो इनको अलग अलग स्टेट्स में मूव करते हैं। तो पहला है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, जो कि क्या करता है? आपका न्यू यानी कि प्रोग्राम वाली स्टेट से उसको प्रोसेस वाली स्टेट पे यानी रेडी स्टेट पे लाता है कि नाउ आई एम रेडी फॉर एग्जीक्यूशन। तो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर क्या है? इट लोड्स द प्रोसेस फ्रॉम न्यू टू रेडी स्टेट। इसको हम जॉब शेड्यूलर भी कहते हैं। जॉब शेड्यूलर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कंट्रोल करता है डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। मल्टी प्रोग्रामिंग मतलब मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी प्रोग्रामिंग एक कंसेप्ट है जिसमें हम कहते हैं कि सीपीयू आइडल नहीं रहना चाहिए, सीपीयू कंटिन्यूसली वर्क करना चाहिए। तो डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग कैसे कंट्रोल करता है? क्योंकि ये न्यू से इसको रेडी में लेके आता है। तो रेडी के बाद तो रनिंग है, यानी कि रनिंग कौन करेगा? सीपीयू तो रन करेगा प्रोग्राम को, प्रोसेस को। तो रेडी स्टेट में लाता है तो एक तरीके से वो कंट्रोल करता है कि जितने ज़्यादा प्रोसेस होंगे रेडी स्टेट में उतनी देर हमारा सीपीयू बिजी रहेगा। तो इसलिए इट कंट्रोल्स द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, यानी कि नंबर ऑफ प्रोसेसेस इन द रेडी क्यू। तो इतना पार्ट समझ आया होगा। इसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे, कॉम्प्लेक्स नहीं, बहुत सिंपल डायग्राम है, ठीक है। तो न्यू से अब हम रेडी स्टेट पे आ गए। तो पहले हमारी फाइल सेकेंडरी मेमोरी थी, अब इसको हम रैम यानी प्राइमरी मेमोरी में ले आए। प्राइमरी में क्यों लाए? क्योंकि प्राइमरी से फेच करके एग्जीक्यूट करने में कम टाइम लगता है, सेकेंडरी से फेच करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो हमने इसको उठाकर रैम में ले आए, यानी रेडी क्यू, रेडी स्टेट में हमने इसको शिफ्ट कर दिया। अब रेडी स्टेट से क्या होगा? ये रनिंग पे जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ से एक एक करके प्रोसेस को उठाएगा और उसको रनिंग स्टेट में लाएगा कि अब आप रन करो और आपका जो भी फंक्शन है उसको परफॉर्म करो। तो यहाँ से रनिंग कौन करता है? शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, एसएस से डिनोट किया शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, या इसको हम सीपीयू शेड्यूलर भी कहते हैं। सीपीयू शेड्यूलर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सीपीयू में लाता है प्रोग्राम को, एग्जीक्यूशन के लिए रेडी करता है, मतलब रनिंग स्टेट में लाता है। तो रन कौन करेगा? सीपीयू। मेमोरी एलोकेट होगी, कोई और फंक्शनैलिटी परफॉर्म करनी है, फाइल मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, सब कुछ रनिंग स्टेट में होगा। तो अब सीपीयू शेड्यूलर इसको एग्जीक्यूट करता है। कहाँ से? रेडी स्टेट से उठा के रनिंग स्टेट पे लाता है। उसके अलावा कंट्रोल्स द डिग्री ऑफ टाइम शेयरिंग, ये मल्टीटास्किंग, ये भी मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। मल्टीटास्किंग क्या होता है कि स्मॉलेस्ट या मिनिमम रिस्पॉन्स टाइम मिले हर एक प्रोसेस को। आपने स्पॉटिफाई खोला है, यूट्यूब खोला है, अब बैकग्राउंड में एक C++ कोड कंपाइल भी कर रहे हो, तो ये सब क्या होता है? एक साथ रन होते हैं और आपको क्या लगता है कि साथ में हो रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। ये स्विचिंग होती है, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होती है। हर एक प्रोग्राम के बीच में कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होती है। फॉर एग्जांपल, आप एक गाना सुन रहे हो, गाना खत्म होने जा रहा है, तो नेक्स्ट गाना प्ले होगा, तो नेक्स्ट गाना कौन उसको उठा के नेक्स्ट गाने को क्यू में डालेगा? शेड्यूलिंग ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा। तो इसको हम कहते हैं टाइम शेयरिंग। तो वो क्या मल्टीपल चीज़ें एक साथ कर रहा है।
पहले उसने गाना नेक्स्ट गाना भी क्यू में डाल दिया, उसके बाद आपका C++ प्रोग्राम भी रन कर रहा है। तो ये सब काम ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे करता है? टाइम शेयरिंग के कंसेप्ट से या मल्टीटास्किंग कंसेप्ट से। तो मल्टीटास्किंग कैसे इंप्लीमेंट होता है? कॉन्टेक्स्ट स्विच और पीसीबी, इसको मैं इसी वीडियो में कवर करूंगा अभी आगे, बट अभी के लिए जान लो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग और पीसीबी होता है। थोड़ा स्मॉल मतलब एक ब्रीफ वे में समझा देता हूँ। तो क्या होता है, रेडी स्टेट उठा के इसको रनिंग में डाल देता है। अब हो सकता है कोई एक हाई प्रायोरिटी टास्क आ जाए जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी आप बस गाना सुन रहे थे, अब हाई प्रायोरिटी क्या हो गया, आपका C++ का कंपाइलेशन, उसको रन करना एक हाई प्रायोरिटी। गाना तो एक बार को लैब कर भी जाएगा, बट प्रायोरिटी क्या हुआ आपका? कंपाइलेशन। या और कोई सिस्टम रिलेटेड टास्क आ गया, सिस्टम रिलेटेड प्रोसेस आ गया, तो वो हाई प्रायोरिटी होगा। तो उस केस में हम क्या करेंगे, रनिंग से वापस उसको रेडी में शिफ्ट करेंगे। जो अभी करंटली रन हो रहा था प्रोसेस, उसको वापस से रेडी में लाएंगे, और जो हाई प्रायोरिटी वाला था उसको हम रनिंग में लाएंगे कि पहले तू रन हो जा। इसको हम कहते हैं प्रीएम्पशन। प्रीएम्पशन मतलब स्विचिंग बैक ऑफ जॉब्स फ्रॉम रनिंग टू रेडी। दो रीज़न हो सकते हैं, एक तो हाई प्रायोरिटी काम आ गया, VIP टास्क आ गया बहुत ही इंपॉर्टेंट कि मैं पहले आऊँगा, तो उस केस में हम क्या कहेंगे, अभी जो रन हो रहा है उसको वापस से भेज देंगे। या दूसरा टाइम क्वांटम। टाइम क्वांटम आपका मल्टीटास्किंग में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि मैं हर एक प्रोसेस को 2 सेकंड दूंगा। फॉर एग्जांपल, तो मैं क्या करूँगा, स्पॉटिफाई पे गाना सुन रहे हो, उसको 2 सेकंड दूंगा। 2 सेकंड में बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, ये बहुत नैनो सेकंड या माइक्रो सेकंड्स में होता है, एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ। तो 2 सेकंड वो स्पॉटिफाई को देगा, 2 सेकंड यूट्यूब को देगा, 2 सेकंड आपकी कंपाइलेशन को देगा। तो हर 2-2 सेकंड में वो स्विच करता रहेगा। तो एक राउंड रॉबिन एक शेड्यूलिंग होता है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो बेसिकली क्या होता है, हर एक टास्क को वो 2-2 सेकंड देगा और उस हिसाब से वो मल्टीटास्किंग इंप्लीमेंट करेगा। कॉन्टेक्स्ट स्विच क्या होता है, अब मैंने एक रनिंग टास्क था उसको वापस रेडी में भेजा, तो अब जब वो रेडी से वापस रनिंग में आएगा, जब VIP वाला टास्क हो गया तो वापस रनिंग स्टेट में आएगा, तो अब वो स्टार्टिंग से रन थोड़ी होगा। अगर वो एक पर्टिकुलर पॉइंट तक हो गया था रन, तो एक तरीके से हम उसका कॉन्टेक्स्ट को सेव कर देंगे। जैसे कि आपको एक चेक पॉइंट हो जाएगा कि अब कंटिन्यू होगा उस चेक पॉइंट से। जैसे आप कोई गेम खेलते हो, तो आपका अगर हीरो मर जाता है तो आप स्टार्टिंग से गेम स्टार्ट नहीं करते, चेक पॉइंट एक क्रिएट होता है, फ्लैग्स होते हैं चेक पॉइंट, आप उस चेक पॉइंट से रिवाइव होते हो। तो बेसिकली वही काम होता है कॉन्टेक्स्ट स्विच का, कि उस प्रोसेस को उस चेक पॉइंट से रिवाइव करता है कि जितना भी वो कंप्लीट हो गया था अब वो उसी स्टेट से आगे रिज्यूम होगा। तो अभी तक मैंने आपको क्या बताया, सेकेंडरी मेमोरी न्यू स्टेट प्रोग्राम, आपने C++ को कोड लिखा, जब आप उसको एग्जीक्यूट करने गए तो वो रेडी स्टेट में आया प्राइमरी मेमोरी में, किसने किया, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर ने। उसके बाद वो रनिंग स्टेट में आया, किसने किया, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर में। अब आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है। अब रनिंग स्टेट से 2 ऑप्शन है, या तो टर्मिनेट हो जाएगा, एक हैप्पी फ्लो है, सब कुछ बढ़िया हुआ, आपका प्रोग्राम रन हो गया और टर्मिनेट हो गया। इसके बाद हम डी एलोकेशन कर देंगे, किसको, जो भी मेमोरी रैम में हमने दी होगी यहाँ पे रेडी स्टेट में लाने के लिए, अब वो हम उसको डी एलोकेट कर देंगे, वरना बेकार में हमारा रैम फुल होता रहेगा। तो हमने उसको डी एलोकेट कर दिया। दूसरा एक सिनेरियो हो सकता है कि हमें उसे वेटिंग स्टेट में भेजना पड़े। वेटिंग का मतलब है, हो सकता है उस प्रोसेस में एक इनपुट आउटपुट रिक्वायरमेंट हो या रिक्वेस्ट हो। जैसे कि आपने एक फाइल हैंडलिंग का कोड लिखा जिसमें रिक्वायरमेंट है आप एक पर्टिकुलर फाइल को रीड करोगे या उसको एडिट करोगे या राइट करोगे, कोई भी एक ऐसा ऑपरेशन करोगे, तो उस केस में क्या होगा, उसको वेटिंग में भेज दिया जाएगा। और फिर वेटिंग, जब वो वाला काम कर लेगा, उसको फाइल रीड करनी है वो रीड कर लेगा, उसके बाद उसको वापस से रेडी स्टेट में भेजा जाएगा। और इस प्रोसेस में भी हम उसके कॉन्टेक्स्ट को सेव करेंगे, दोबारा से उसको प्रोसेस नहीं करेंगे, उसकी कॉन्टेक्स्ट हमारी सेव्ड रहेगी। तो क्या हुआ, रनिंग से एक ऐसा प्रोसेस था जिसमें इनपुट आउटपुट रिक्वायरमेंट थी, उसको हमने वेटिंग में भेजा कि भाई तू वेट कर, तेरे को जो भी अपना काम करना है, जो भी फाइल रीड करनी है कर ले, करने के बाद वापस रेडी स्टेट में मैं तेरे को शिफ्ट कर दूंगा। ये काम हमारा हो गया जब इनपुट आउटपुट हमारा कंप्लीट हो गया। अच्छा, अब ये भी रैम में होता है, हमारा रैम में रहता है, पर एक सिनेरियो ऐसा हो सकता है, आइडियली होना नहीं चाहिए, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर इसको मैनेज करता है, बट हो सकता है कि हमारे जो 10 प्रोसेसेस थे सब में इनपुट आउटपुट रिक्वायरमेंट थी, सबके सब में। खैर ये लॉन्ग टर्म शेड्यूलर इंश्योर करता है कि एक मिक्स्ड बैलेंस हमारी जॉब्स को, मतलब मिक्स्ड जॉब्स मिले, सारी इनपुट आउटपुट वाली ना मिले या सारी रन होने वाली ना मिले, एक मिक्स्ड बैलेंस रहे जिससे कि सारे प्रोसेस को हमें टाइम मिल पाए। सपोज फॉर एग्जांपल 10 रिक्वेस्ट थी और सब में इनपुट आउटपुट रिक्वायर्ड था, और हमारी वेटिंग क्यू का साइज सपोज 8 था, सिर्फ और सिर्फ 8 था। तो उस केस में क्या होगा, 10 में से 8 रिक्वेस्ट तो वेटिंग में आ गई, पर बची हुई 2 वो कहाँ आएगी, क्यू तो फुल हो गई, हमारी जो वेटिंग क्यू थी वो फुल हो गई। तो उस केस में हम स्वैपिंग कर देंगे सस्पेंडेड वेट वाली क्यू में। अब हम उसको कहेंगे भाई हमारी प्राइमरी मेमोरी यानी रैम फुल हो गई है, तो अब चली जा सेकेंडरी मेमोरी में, यानी कि सस्पेंडेड वेट वाली क्यू में। ये काम कौन करेगा, मीडियम टर्म शेड्यूलर। मीडियम टर्म शेड्यूलर को हम स्वैपिंग शेड्यूलर भी कहते हैं, क्योंकि इसने स्वैपिंग परफॉर्म किया, वेटिंग से सस्पेंडेड वेट में लेके आया।
और जब वापस रैम खाली हो जाएगा तो उसको वापस से वेटिंग स्टेप में भेज देगा कि भाई तू वापस वेटिंग में जा और वेटिंग से रेडी में चले जा। तो इसने क्या करता है, सस्पेंड्स प्रोसेस फ्रॉम वेटिंग टू सस्पेंडेड क्यू एंड वाइस वर्सा, वापस भी ले आता है। यानी कि रैम से सेकेंडरी मेमोरी में हमारे प्रोसेस को मूव करता है। अब मीडियम टर्म शेड्यूलर का एक फंक्शन और होता है रेडी क्यू से स्वैपिंग करने में। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि बहुत सारे प्रोसेसेस लाइंड अप हो गए एग्जीक्यूट होने के लिए, तो उस केस में रेडी क्यू हमारी फुल हो गई। तो अब हम क्या करेंगे, रेडी क्यू से सस्पेंड रेडी में मूव कर देंगे कि भाई हमारी रैम फुल हो गई है, तुम लोग थोड़ी देर सस्पेंडेड रेडी में चले जाओ, यानी सेकेंडरी मेमोरी में चले जाओ, और जब रैम खाली हो जाएगी यानी रेडी क्यू खाली हो जाएगी तो वापस इसमें आ जाना, हम तुम्हें रनिंग स्टेट में शिफ्ट कर देंगे। ये जनरली लेस प्रायोरिटी वाले जो प्रोसेस होते हैं हम उनको यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं जब हमारी रेडी क्यू फुल हो जाती है। ये काम भी कौन करता है, हमारा मीडियम टर्म शेड्यूलर। तो स्वैपिंग कौन करेगा, मीडियम टर्म शेड्यूलर। एक बहुत ही वर्स्ट केस सिनेरियो, जनरली बिल्कुल नहीं होता बट एक वर्स्ट केस सिनेरियो, जब हम प्रोग्रामिंग या कंप्यूटर रिलेटेड चीज़ों की बात करते हैं तो हम सारे सिनेरियोज इमेजिन करके चलते हैं। तो वर्स्ट केस सिनेरियो हो सकता है कि सस्पेंडेड वेट वाली क्यू भी फुल हो गई। जब ये क्यू भी फुल हो गई तो हम क्या करते हैं, इसको सस्पेंडेड रेडी में शिफ्ट कर देते हैं। वेटिंग क्यू फुल हो गई, सस्पेंडेड वेट भी फुल हो गई, तो उस केस में हम क्या करेंगे, इसको सस्पेंडेड रेडी। भाई एट द एंड ऑफ द डे अगर हम सस्पेंडेड वेट में भी कर रहे हैं तो वेटिंग से हो गए, या तो रेडी क्यू में रहे और यहाँ से सस्पेंडेड रेडी से भी रेडी क्यू में जा रहा है, तो बात तो एक ही है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, सस्पेंडेड वेट से सस्पेंडेड रेडी में स्वैप कर देंगे। इसको हम बोलते हैं बैक स्टोरिंग। इसको हम बैक स्टोरिंग करते हैं कि हमने इसको वापस से उधर स्टोर कर दिया। ये था हमारी प्रोसेस स्टेट की कहानी। आई होप आपको ये समझ आया होगा। एक बहुत ही छोटा सा ब्रीफ में दोबारा समझा देता हूँ। न्यू, अभी बस प्रोग्राम है, प्रोसेस नहीं बना। रेडी में गया, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर ने उसको शेड्यूल किया, प्राइमरी मेमोरी में शिफ्ट हुआ कि अब मैं रेडी हूँ आपका एग्जीक्यूट होने के लिए। रनिंग स्टेट में गया यानी मैं एग्जीक्यूट हो रहा हूँ। किसने किया, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर ने। कोई वीआईपी प्रोसेस आया तो इसको हमने प्रीएम्प्ट किया, या टाइम क्वांटम हुआ, हर एक को 2 सेकंड असाइन हुए तो वापस से हमने इसको प्रीएम्प्ट कर दिया, रेडी स्टेट में जाए। हैप्पी फ्लो, हमारा प्रोसेस कंप्लीट हुआ, टर्मिनेट कर दिया, डीएलोकेशन कर दिया प्राइमरी मेमोरी का, नए प्रोसेस को लोड करा। इनपुट आउटपुट रिक्वायरमेंट उस प्रोसेस में तो उसको वेटिंग में शिफ्ट किया। जब इनपुट आउटपुट रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई तो वापस रेडी में डाला। इस सब प्रोसेस में, प्रीएम्पशन में या वेटिंग में, कॉन्टेक्स्ट स्विच एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उस प्रोसेस का हम एक चेक पॉइंट क्रिएट करते हैं कि नेक्स्ट टाइम जब वो वापस रनिंग में आएगा तो उस चेक पॉइंट से कंटिन्यू होगा, स्टार्टिंग से नहीं होगा। तो ये कहानी थी प्रोसेस स्टेट और प्रोसेस शेड्यूलर्स की। प्रोसेस शेड्यूलर्स भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब हम ये 2 टॉपिक डिस्कस करेंगे, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग और पीसीबी, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक एंड कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग की। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक एक डेटा स्ट्रक्चर है ऑपरेटिंग सिस्टम में, जो कि प्रोसेस के बारे में जितनी भी डेटा होता है उसको हम स्टोर करके रखता है। प्रोसेस रिलेटेड जितना भी मेटा डेटा है उसको स्टोर करके रखता है। क्यों रिक्वायर्ड होता है, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग के लिए। तो पहले कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग बता देता हूँ। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग क्या होता है कि जब भी हम एक रनिंग प्रोसेस को वापस रेडी स्टेट में शिफ्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, कॉन्टेक्स्ट स्विच, बेसिकली उसको सीपीयू से वापस से रैम में ले आते हैं, यानी कि रनिंग से वापस रेडी में ले आते हैं। तो उस केस में क्या होता है, हम उसका एक चेक पॉइंट, उसका जो भी कॉन्टेक्स्ट है, जो भी करंट स्टेट है, उसको हम सेव कर देते हैं। करंट स्टेट का मतलब है पीसीबी, कि उसके करंटली डेटा स्ट्रक्चर में क्या क्या इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है उसको हम सेव कर देते हैं, और फिर वापस जब उसको वापस रनिंग स्टेट में लेके आते हैं तो उसी चेक पॉइंट से हम उसको कंटिन्यू करते हैं। तो स्टोर एंड रीस्टोर करता है एक प्रोसेस को फ्रॉम द सीपीयू। इंश्योर करता है कि जो प्रोसेस है वो हमारा उसी स्टेट से कंटिन्यू रहे जिस स्टेट पे हमने लास्ट टाइम उसको छोड़ा था। इंपॉर्टेंट पार्ट है मल्टीटास्किंग सिस्टम का। मल्टीटास्किंग मतलब टाइम क्वांटम। हम मल्टीपल प्रोसेस एक साथ करना चाहते हैं जिससे कि रिस्पॉन्स टाइम मिनिमम हो, तो उस केस में इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है, क्योंकि हर एक प्रोसेस को वो टाइम देता है बाय कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। कॉन्टेक्स्ट स्विच करता है और ये बहुत नैनो सेकेंड्स, माइक्रो सेकेंड्स में होता है, तो यूज़र को पता भी नहीं चलता कि मल्टीपल प्रोसेस एक साथ रन हो रहे हैं और उनकी स्टेट्स चेंज हो रही है। तो ये बहुत फास्ट होता है, सारी स्टेट में जितनी भी चेंजेस होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट होते हैं। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक पे वापस आते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया, हर एक प्रोसेस का जो मेटा डेटा होता है वो स्टोर्ड होता है पीसीबी में। जैसे कि पॉइंटर मतलब उस प्रोसेस का जो भी एड्रेस है वो पॉइंटर यानी कि वहाँ पे सेव होता है। नेक्स्ट है प्रोसेस स्टेट, कि वो प्रोसेस कौन सी स्टेट में, न्यू में है, रेडी में है, रनिंग में है, टर्मिनेट, कौन सी स्टेट में, उसको हम यहाँ स्टोर करते हैं। प्रोग्राम काउंटर का मतलब है कि जो इंस्ट्रक्शंस का जो ऑर्डर है वो किस ऑर्डर में परफॉर्म होंगे। आपने कोड लिखा है बट किस ऑर्डर में इंस्ट्रक्शंस परफॉर्म होंगे, सीपीयू किस ऑर्डर में उनको प्रोसेस करेगा, वो स्टोर होता है प्रोग्राम काउंटर में। नेक्स्ट है सीपीयू रजिस्टर।
तो जब भी प्रोसेस रन होता है तो उसकी जो इन्फॉर्मेशन है, वेरिएबल्स है, वो सब रजिस्टर्स में स्टोर होते हैं, क्योंकि एक बहुत ही फास्ट एक्सेस हमें प्रोवाइड करता है ये। तो रजिस्टर एलोकेशन, डी एलोकेशन, उनका एड्रेस कहाँ स्टोर होता है, CPU रजिस्टर में। नेक्स्ट है CPU शेड्यूलिंग इन्फॉर्मेशन, कि अब CPU किस तरीके से शेड्यूल होगा, शेड्यूल करेगा प्रोसेस को, कौन सा एल्गोरिथम यूज़ कर रहा है, उसकी प्रायोरिटी क्या है, शेड्यूलिंग किस मतलब उसका किस नंबर पे, मतलब किस टाइम उसका नंबर आएगा रनिंग में, वो सब कहाँ स्टोर होता है, CPU शेड्यूलिंग में। मेमोरी इन्फॉर्मेशन, मेमोरी में बेसिकली स्टोर होता है कि उस प्रोसेस का मतलब पेजिंग रिलेटेड, सेगमेंटेशन रिलेटेड, ये सब पेजिंग सेगमेंटेशन हम आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। बट बेसिकली वो टेबल में कहाँ स्टोर्ड है, पेजिंग रिलेटेड, सेगमेंटेशन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमारी मेमोरी इन्फॉर्मेशन में। नेक्स्ट है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कि उसके अंदर हमारे क्या क्या एल्गोरिथम्स है या CPU को क्या क्या प्रोसेस परफॉर्म करना पड़ेगा। उसके अलावा अकाउंटिंग में रहता है कि उसको CPU यूटिलाइजेशन टाइम कितना लगेगा, या फिर उसको हमें कितनी मेमोरी देनी पड़ेगी, जो अकाउंटिंग रिलेटेड है, मैथमेटिक्स रिलेटेड है, वो सब अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में स्टोर होता है। नेक्स्ट है इनपुट आउटपुट इन्फॉर्मेशन, यानी कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस रिलेटेड, कि उसको कौन कौन से इनपुट आउटपुट डिवाइसेस चाहिए होंगे, या कौन सी फाइल रीड करेगा, कहाँ से रीड करेगा, उसका एड्रेस क्या है, तो वो सब इन्फॉर्मेशन यहाँ पर स्टोर होती है। तो ये कहानी थी PCB और कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग की, दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं फॉर मल्टीटास्क। तो यूज़र मोड और कर्नल मोड की बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही ईजी टॉपिक है, तो ध्यान से देखते हैं। यूज़र मोड होता है जिस मोड में आप काम कर रहे हो। कर्नल मोड होता है जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम काम कर रहा है। दो मोड्स होते हैं। जैसे कि यूज़र मोड बस ये बता सकता है कि एक फ़ाइल को क्रिएट करो। अब उस फाइल का क्रिएशन, उसको मेमोरी एलोकेशन, उसका मैनेजमेंट कौन करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो वो सब किस मोड में होता है, कर्नल मोड में। तो यूज़र मोड जो होता है थोड़ा लेस प्रिविलेज मोड होता है, क्योंकि आप कंप्यूटर की या CPU की मेमोरी को एक्सेस नहीं कर सकते, या उसका प्रोसेस मैनेजमेंट किस तरह होता है उसको आप एक्सेस नहीं कर सकते, तो लेस प्रिविलेज्ड होता है। बट कर्नल मोड के सुपरवाइजरी मोड, इसके पास पूरा प्रिविलेज होता है, ये सब कुछ कर सकता है, क्रिएशन, डिलीशन, मेमोरी एलोकेशन, सब कुछ जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है वो कर्नल मोड में होता है। नेक्स्ट है यूज़र मोड में सिर्फ कुछ CPU इंस्ट्रक्शंस हो सकते हैं, जैसे कि आप कोई फाइल क्रिएट कर सकते हो, किसी प्रोसेस की ID फेच कर सकते हो, किसी प्रोसेस को आप मतलब कॉपी कर सकते हो, या उसका चाइल्ड प्रोसेस बना सकते हो। बट उसका एग्जीक्यूशन किस तरह होगा, या फिर जो हायर लेवल CPU इंस्ट्रक्शन है वो कौन करेगा, कर्नल मोड करेगा। जो यूज़र मोड होता है वो सेफ होता है, कर्नल मोड रिस्की होता है। क्यों? कि कर्नल मोड डायरेक्ट CPU के साथ काम कर रहा है, तो अगर उसने कोई भी गलत इंस्ट्रक्शन इंप्लीमेंट किया तो उससे क्या होगा, आपका CPU क्रैश कर जाएगा, या प्रोसेस क्रैश कर जाएगा, सिस्टम क्रैश हो जाएगा। तो कभी कभी आपने देखा होगा आपका सिस्टम हैंग हो जाता है, या वेब ब्राउज़र रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा होता है, तो वो सब क्या होता है कि कर्नल मोड में कुछ इशू आ जाता है, तो आप क्या करते हो, उसको फोर्स क्विट कर देते हो। यूज़र मोड सेफ होता है क्योंकि आप डायरेक्ट CPU तक या CPU वाले हाई लेवल इंस्ट्रक्शंस नहीं करते, आप एक लेवल तक करते हो जो कि CPU को इफेक्ट नहीं करता। अब इनके बीच में इंटरेक्शन कैसे होता है, यूज़र मोड और कर्नल, यानी हमारे और ऑपरेटिंग सिस्टम में थोड़ा सा हम डीप डाइव कर रहे हैं कि कैसे इंटरेक्शन होता है। तो हमने कोई एक प्रोसेस एग्जीक्यूट करने के लिए डाला। सपोज हमने सोचा कि एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं, तो फाइल क्रिएट करने के लिए अगर आपने देखा हो कि अलग अलग कमांड्स होते हैं, जैसे टच एक कमांड है आपका लिनक्स में, या आपको कोई फोल्डर रिमूव करना है, मूव कर रहे हैं तो MOV कमांड होता है। तो वो सब आपने एक कमांड डाल दिया, या आप GUI के थ्रू कर रहे हो तो आपने किसी फाइल पे न्यू फाइल क्रिएशन किया, तो ये आपका एक प्रोसेस है यूज़र मोड में। अब यूज़र मोड क्या करेगा, सिस्टम कॉल को गेट करेगा। तो आपकी सिस्टम कॉल इस केस में क्या हो गई, क्रिएट, फाइल क्रिएशन के लिए क्रिएट एक कॉल हो गई, तो ये सिस्टम कॉल को गेट करेगा फ्रॉम कर्नल मोड। तो कर्नल मोड में वो चला गया, कर्नल मोड में वो उस सिस्टम कॉल को एग्जीक्यूट करेगा। सिस्टम कॉल्स क्या होते हैं अभी हम देखेंगे, बट सिस्टम कॉल इज बेसिकली हम सिस्टम से कुछ करवाना चाह रहे हैं, तो वो एग्जीक्यूट करेगा, यानी कर्नल मोड में उसको एग्जीक्यूट करेगा। एग्जीक्यूट करने के बाद रिटर्न कर देगा, जो भी वो प्रोसेस उसको करना था, क्रिएशन करना था, उसने क्रिएट कर दिया। यूज़र मोड का जो बिट होता है 1, इसको 1 से डिनोट करते हैं, कर्नल मोड को 0 से। मतलब जब यूज़र मोड से कर्नल मोड में वो स्विच होता है तो उस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट, उस पर्टिकुलर सिस्टम कॉल का जो बिट होता है वो 0 हो जाता है, जिससे कि यूज़र इन द मेन टाइम कुछ और ना कर पाए। एक पर्टिकुलर काम हो रहा है तो पहले उसको होने दो, बट जो कि बहुत फास्ट होता है तो यूज़र को पता भी नहीं चलता कि इतनी सारे प्रोसेस हो रहे हैं। अब सिस्टम कॉल की बात करें तो पहला सिस्टम कॉल है फाइल सिस्टम। जैसे कि किसी फाइल को क्रिएट करना है, क्लोज करना है, रीड करना है, राइट करना है, तो वही चीज़ है ओपन। किसी फाइल को ओपन करा, उस फाइल को रीड किया, राइट किया, फिर क्लोज कर दिया। तो आप फाइल हैंडलिंग करते हो, C++ में कोड लिखते हो, तो ये सब कमांड्स आप लिखते हो, आपने ज़रूर किया होगा। नेक्स्ट है प्रोसेस कंट्रोल। प्रोसेस कंट्रोल होता है प्रोसेस को हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं,
एक है फोर्क कमांड, बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड है। फोर्क क्या करता है, एक प्रोसेस चल रहा है, उसका एक चाइल्ड प्रोसेस बनाता है जो कि बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होता है अपना पेरेंट प्रोसेस का, कोई डिफरेंस नहीं होता, और अब पेरेंट और चाइल्ड साथ में एग्जीक्यूट होते हैं। इसको अभी मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड होता है और इस पर क्वेश्चंस आ सकते हैं। नेक्स्ट एग्जीक्यूट, किसी प्रोसेस को अगर हमें एग्जीक्यूट करना है। वेट, किसी प्रोसेस को हमें वेट करवाना है जिससे पहले वाला कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट हो पाए। एग्जिट, एक प्रोसेस को हम एग्जिट में ले आते हैं कि ये प्रोसेस अब खत्म हो गया। नेक्स्ट है किल, किल का मतलब होता है एक प्रोसेस को टर्मिनेट कर देना। जैसे कभी आपका वेब ब्राउज़र रिस्पॉन्ड नहीं करता या आप कोड कंपाइल कर रहे हो, एक बहुत ही बड़ा कंपाइलेशन है, बहुत देर तक वो रन हो रहा है आपका प्रोग्राम, तो हैंग होने लगता है, रैम खत्म हो जाती है, तो आप उस केस में क्या करते हो, फोर्स क्विट करते हो। तो बेसिकली वो किल कमांड आप एग्जीक्यूट कर रहे होते हो। नेक्स्ट है डिवाइस मैनेजमेंट, तो जितने भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को मैनेज कैसे किया जाए उसके लिए जो कमांड, उसके लिए सिस्टम कॉल्स होती है वो होती है डिवाइस मैनेजमेंट सिस्टम कॉल। एक एग्जांपल दिया है IOCTL यानी कि इनपुट आउटपुट कंट्रोल। तो जितने भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं उनको कंट्रोल करता है, प्रिंटर है, माउस है, कीबोर्ड है, तो उनका एग्जीक्यूशन कैसे, उनको एग्जीक्यूट करना है, उनके कमांड्स को कैसे लेना है, कैसे उसको वापस रिटर्न करना है, वो सब IOCTL कमांड के थ्रू होता है। नेक्स्ट है इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट। इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट मतलब एक प्रोसेस रिलेटेड जितना भी डेटा है उसको हम कैसे मैनेज कर पाए। तो एक सैम्पल कमांड है गेट PID। गेट PID क्या करता है, हर एक प्रोसेस की एक ID होती है, तो गेट PID उसकी ID फेच करके देता है। तो अगर आपको फॉर एग्जांपल एक प्रोसेस को किल करना है तो आप UI के थ्रू तो सिंपल क्रॉस बटन दबाते हो, किल हो जाता है, बट बैकग्राउंड में क्या होता है, उस प्रोसेस की पहले तो PID फेच होती है कि उस प्रोसेस की कौन सी ID है, किस ID पे वो रन हो रहा है, और उसके बाद उस ID को किल किया जाता है। तो इस तरीके से प्रोसेस एग्जीक्यूट होता है। नेक्स्ट है इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, आपस में प्रोसेस का कैसे कम्युनिकेशन होता है। एक है पाइप, पाइप का मतलब होता है कि दो प्रोसेस, एक प्रोसेस रन हो रहा है P1 और दूसरा P2, तो हो सकता है कि जो P1 का आउटपुट होगा वो P2 का इनपुट होगा, तो ये आपस में प्रोसेस कैसे कम्युनिकेट करेंगे, थ्रू पाइप। तो इनके बीच में एक पाइप कमांड एस्टैब्लिश होता है जो कि दोनों को कनेक्ट करता है, और यूनिडायरेक्शनल कम्युनिकेशन होता है, बाई नहीं होता, यूनिडायरेक्शनल, एक ही तरफ से हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है सॉकेट, जैसे वेब सॉकेट्स होते हैं, क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन, तो एक इंट्रा नेटवर्क भी हो सकता है, इंटर नेटवर्क भी हो सकता है। तो जब हम मल्टीपल प्रोसेसेस के साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो एक सॉकेट एस्टैब्लिश होता है, और उस सॉकेट में हमारा जो है कम्युनिकेशन परफॉर्म होता है बिटवीन द प्रोसेसेस। अब बात करते हैं फोर्क की। फोर्क कमांड क्या होता है, एक पेरेंट प्रोसेस, एक प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। अब अगर मैंने लिखा, सपोज इस प्रोसेस को मैं नाम दे रहा हूँ P, ये पेरेंट प्रोसेस है P, अब मैंने लिखा फोर्क, तो होगा क्या, इस पेरेंट प्रोसेस का एक चाइल्ड क्रिएट हो जाएगा, और अब पेरेंट और चाइल्ड साथ में एग्जीक्यूट होंगे। डिट्टो सेम होगा, बिल्कुल सेम होगा, बट हाँ इसकी खुद की एक ID होगी, खुद का एड्रेस होगा, सब कुछ खुद का होगा, खुद की मेमोरी होगी, बट अभी पैरेलल एग्जीक्यूशन होगा। क्यों इंपॉर्टेंट होता है, जब हमें मल्टीपल प्रोसेस एक जैसे साथ में करने होते हैं। जैसे कि अब फॉर एग्जांपल IRCTC की वेबसाइट पे लोग, यूज़र्स जो है टिकट बुक करने आए, और सबको सेम डेस्टिनेशन से, मतलब सेम सोर्स से सेम डेस्टिनेशन पे जाना है, मतलब मल्टीपल यूज़र्स आए और सबको A से B पे जाना है। तो अब इस केस में क्या होगा, मतलब एक ही टाइम पे यूज़र आ रहे हैं और सबको A से B में जाना है, तो इस केस में फोर्क कमांड परफॉर्म होगा ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा, जिसमें वो क्या करेगा, एक प्रोसेस है कि टिकट बुक करनी है और सेम सब पूरी टिकट की सेम इन्फॉर्मेशन है, तो क्या करेगा, एक फोर्क कमांड एग्जीक्यूट करेगा कि सपोज 100 यूज़र आए तो 100 यूज़र्स के लिए एक साथ सारे प्रोसेसेस पैरेलल में परफॉर्म होंगे। अगर ये सीक्वेंशियल होता तो यूज़र्स को वेट करना पड़ता, जो कि एक अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है, तो पैरेलल में परफॉर्म होगा और सेम प्रोसेस है तो सेम प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा साथ में। एक एग्जांपल देखते हैं कोड से, किसको हम कोडिंग पर्सपेक्टिव से कैसे देख सकते हैं। सपोज आपने एक बेसिक कोड लिखा इंट मेन, यहाँ पे आपने एक प्रोसेस बनाया और पहले लिख दिया यहाँ पे फोर्क लिख दिया, और यहाँ पे आपने लिखा सी आउट वन नाइट प्रेप, ठीक है, वन नाइट प्रेप लिखा और यहाँ से आपका मेन खत्म हो गया। तो जो मेन है ये पूरा प्रोसेस है P, ठीक है, इसको हम कहेंगे प्रोसेस P। अब इसके अंदर फोर्क कमांड है, तो फोर्क कमांड क्या करेगा, एक और प्रोसेस बनाएगा चाइल्ड, तो बेसिकली इस प्रोसेस को दो प्रोसेस में डिवाइड कर देगा। प्रोसेस, एक पेरेंट तो था ही जो ओरिजिनली था, और एक चाइल्ड प्रोसेस और नया बना देगा। और अब क्या होगा, पेरेंट वाला एक तो वन नाइट प्रेप प्रिंट करेगा और सिमिलरली चाइल्ड प्रोसेस भी वन नाइट प्रेप प्रिंट करेगा, तो दोनों साथ में परफॉर्म होंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। अच्छा, फोर्क के जो रिस्पॉन्स होते हैं, 3 टाइप के रिस्पॉन्स होते हैं, एक होता है 0, एक होता है 1 और एक होता है -1।
1 को बेसिकली हम पॉजिटिव रिस्पॉन्स कह सकते हैं, -1 को हम नेगेटिव कह सकते हैं। तो 0 कब आता है? फोर्थ कमांड एग्जीक्यूट हुआ और 0 रिटर्न हुआ, मतलब जो चाइल्ड प्रोसेस था वो सक्सेसफुली क्रिएट हो गया। -1 कब रिटर्न होता है? जब चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट नहीं हुआ, कुछ एरर आया, कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो क्रिएट नहीं हुआ, तो -1 रिस्पॉन्स आएगा। और 1 पॉजिटिव वैल्यू बेसिकली डिनोट करता है उसका जो पेरेंट है। भाई पेरेंट को हमने 2 में स्प्लिट किया ना, तो पेरेंट वाले को 1 से डिनोट करते हैं और चाइल्ड वाले को 0 से डिनोट करते हैं। इसको आप ऐसे समझो कि सपोज एक शहर में एक साथ शादी है और उस शादी का कॉन्ट्रैक्ट एक ही कॉन्ट्रैक्टर को मिला है, तो क्या करेगा? अब उसको सेम तरीके से शादी को एग्जीक्यूट करना है, सेम मैनेजमेंट करना है, सेम डेकोरेशन है, तो उस केस में क्या करेगा? एक तरीके से चाइल्ड प्रोसेस बनाएगा। तो अपनी टीम को 2 में डिवाइड करेगा और दोनों को सेम इंस्ट्रक्शन देगा और पैरेलल में एग्जीक्यूशन होगा, तो दोनों शादियाँ साथ में होगी। तो वही चीज़ है फोर्क का, एक तरीके से डुप्लीकेशन करता है जो कि पैरेलल एग्जीक्यूशन में हमें हेल्प करती है। अब सपोज इसी में 2 बार फोर्क लिखा होता, 2 बार फोर्क लिखा होता, तो उस केस में क्या होता? पहले फोर्क ने डिवाइड किया, अब दूसरे फोर्क, पहला फोर्क ये था, इसने डिवाइड कर दिया पेरेंट चाइल्ड में। अब सेकंड फोर्क के लिए ये पेरेंट है तो दोबारा से डिवाइड होगा पेरेंट और चाइल्ड में, और सिमिलरली सेकंड फोर्क के लिए ये भी पेरेंट है तो ये भी डिवाइड होगा। इसको अगर मैं C1 कह दूँ तो ये C2 रहेगा, तो ये C1 और C2 इस तरीके से डिवाइड होगा। तो फाइनली 1 नाइट प्रेप कितनी बार प्रिंट होगा? 4 बार प्रिंट होगा। ठीक है, जब एक बार फोर्क था तो 2 बार प्रिंट हुआ, 2 बार फोर्क था तो 4 बार प्रिंट हुआ। अब खुद सोचो 3 बार फोर्क होता, एक और बार लिखा, तो उस केस में तीसरे फोर्क के लिए ये पेरेंट है तो 2 क्रिएट होंगे, एक P, इसको C3 कहते हैं, अच्छा नहीं C3 कहेंगे, तो इसके लिए क्रिएट होगा C4। ऐसे C2 के लिए अब ये पेरेंट बन गया तो 2 प्रोसेस क्रिएट होंगे, तो C2 खुद और एक इसका चाइल्ड जिसको मैं C5 कह देता हूँ। सिमिलरली C1 एक खुद पेरेंट है तो वो तो रहेगा, उसका एक चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट होगा C6, C3 तो रहेगा, साथ में एक चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट होगा C7। तो अब आप देखो अगर n टाइम्स फोर्क लिखा है तो कितने प्रोसेसेस क्रिएट होते हैं? 2 की पावर n। ठीक है, एक बार लिखा था तो 2 प्रोसेस थे, 2 बार प्रिंट हुआ, 2 बार लिखा था तो 4 प्रोसेस थे, 4 बार प्रिंट हुआ, 3 बार लिखा था तो 8 मिले हमें, 8 बार प्रिंट हुआ। तो बेसिकली 2 की पावर n टाइम्स वो प्रोसेस क्रिएट होते हैं। एक बहुत ही बढ़िया सवाल आपको लास्ट में जाते जाते करा देता हूँ, यहाँ पे लिखते हैं, बहुत ही बढ़िया सवाल है। अगर लिखा है मैंने कि इंट मेन लिखा हुआ है, मेन है यहाँ पे, इफ फोर्क एंड फोर्क देन फोर्क करो, और यहाँ पे मैंने लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया सी आउट 1 नाइट प्रेप। ठीक है, ये मेरा मेन फंक्शन है। तो इसमें क्या होगा? अब इसमें ध्यान रखने वाली, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखने वाली बात है कि फोर्क का रिस्पॉन्स क्या होता है। तो 3 रिस्पॉन्स होते हैं, 0, 1 और -1। -1 मतलब क्रिएट ही नहीं होता, उसको भी छोड़ दो। तो बेसिकली 2 रिस्पॉन्स है, 0 और पॉजिटिव। 0 मतलब जो चाइल्ड प्रोसेस है वो 0 रिस्पॉन्ड करता है और जो पेरेंट है वो 1 रिस्पॉन्ड करता है। ठीक है, इसी में अगर मैं बताऊँ तो अब ये 1 रहेगा, ये 0 रहेगा, बट अब इस केस में ये चाइल्ड और पेरेंट बन गया तो ये 1 रहेगा और ये 0 रहेगा। तो इस टाइप से जो भी चाइल्ड होता है वो 0 रहता है, जो भी पेरेंट होता है वो 1 रहता है। अब एक प्रोसेस आया, ये पूरा प्रोसेस है, पेरेंट प्रोसेस है P। ठीक है, P आया, उसको पहला फोर्क मिला, तो जब जैसे ही उसको पहला फोर्क मिला वो स्प्लिट हुआ, P और C1 में स्प्लिट हो गया। C1 ने इसको रिस्पॉन्ड बैक किया 0, यानी कि C1 ने इसको रिस्पॉन्स दिया 0, तो 0 एंड कुछ भी होगा तो बाहर आ जाएगा, मतलब 0 एंड एनीथिंग होगा। ये सी आउट यहाँ लिखते हैं, इफ के बाहर सी आउट 1 नाइट प्रेप। ठीक है, तो 0 जैसे ही मिला तो इफ के बाहर आ गया C1 तो, बट पेरेंट ने इसको क्या रिस्पॉन्स दिया? 1। पेरेंट ने 1 रिस्पॉन्स दिया, तो अब पेरेंट के लिए ये आगे एग्जीक्यूट होगा, C1 के लिए तो होगा नहीं क्योंकि इसने 0 रिस्पॉन्स दिया। ये लेफ्ट टू राइट एग्जीक्यूशन होता है। तो जब पेरेंट ने 1 रिस्पॉन्ड दिया तब वो नेक्स्ट फोर्क पे जाएगा, जब वो नेक्स्ट फोर्क पे गया तो दोबारा स्प्लिट होगा, एक P में और एक C2 में। अब C2 ने इसको क्या रिस्पॉन्स दिया? 0, और P ने इसको क्या रिस्पॉन्स दिया? 1। तो पेरेंट का 1 था तो इसका मतलब दोबारा फोर्क में गया। चाइल्ड के लिए वो अंदर नहीं गया, पेरेंट के लिए सिर्फ और सिर्फ पेरेंट के लिए अंदर गया, और पेरेंट के लिए मैंने कहा दोबारा से फोर्क, तो दोबारा डिवाइड हुआ P और C3 में, और फिर फाइनली सी आउट करना 1 नाइट प्रेप। तो इसके लिए एक 1 नाइट प्रेप आएगा, इसके लिए आएगा, इसके लिए आएगा, इसके लिए, तो टोटल 4 बार 1 नाइट प्रेप प्रिंट होगा। आई होप आपको समझ आया। उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मैंने ट्विस्ट करा, एंड की जगह और लगा दिया। तो अब इसमें आपको हर एक का और कॉम्बिनेशन देखना पड़ेगा कि स्प्लिटिंग कैसे हो रही है।
और जब भी और ऑपरेशन इसके अंदर एग्जीक्यूट होता है तो अगर पहला पार्ट 1 हो जाता है यानी ट्रू हो जाता है तो नेक्स्ट पार्ट को एग्जीक्यूट नहीं करता। ये कंसेप्ट ध्यान में रखना और फिर इसका आंसर सोचना। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि कैसे कैलकुलेट किया। आंसर वैसे इसका 20 है, इतना मैं बता देता हूँ कैसे आएगा। 4 × 5 करके आएगा कि 4 प्रोसेस एक पार्ट में जनरेट होंगे, 5 प्रोसेस दूसरे ब्लॉक में जनरेट होंगे और दोनों को मल्टीप्लाई, हर एक प्रोसेस दूसरे ब्लॉक से कॉरस्पॉन्ड करेगा। मतलब जब ट्री बनेगा ना हमारा डिवाइड होते होते, तो एक ब्लॉक इधर आएगा जिसमें 4 प्रोसेस आएंगे, एक ब्लॉक इधर आएगा 5, और हर एक लेफ्ट ब्लॉक के कॉरस्पॉन्डिंग एक राइट में प्रोसेस होगा। तो 4 × 5 20 आएगा। कैलकुलेट करके कमेंट्स में ज़रूर बताना कि कैसे किया, ये आपका होमवर्क है। तो ये कहानी थी प्रोसेस इन ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें हमने काफ़ी कुछ नया सीखा कि टाइप्स ऑफ प्रोसेस क्या होते हैं, प्रोसेस की स्टेट क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ शेड्यूलर क्या होते हैं, यूज़र मोड, कर्नल मोड देखा, टाइप्स ऑफ सिस्टम कॉल्स देखी, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, पीसीबी, ये सब देखा जो कि आपके प्लेसमेंट रिलेटेड चीज़ों में भी काम आता है और कॉलेज के एग्जाम में भी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कैसी लगी वीडियो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप लिंक है जो कि हमारे ही 19 प्रेप का एक व्हाट्सएप लिंक है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो और हमें सजेस्ट कर सकते हो कि आपको कौन कौन सी वीडियो, कौन कौन सी प्लेलिस्ट चाहिए आने वाले टाइम में। थैंक यू।